हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है सोने चांदी की जादुई 3 गाउन की नदी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। किसी दूर गांव में एक मोनिका नाम की लड़की रहती थी। मोनिका के माँ बाप के गरीब होने के कारण उनका घर चलाना भी बहुत मुश्किल था। मोनिका के 2 ही दोस्त थे। एक दोस्त का नाम था रश्मि और एक दोस्त उसकी थी नदी। वो अपने सारे दुख दर्द उस नदी के साथ बैठकर बताया करती थी और बस बहुत खुश रहा करती थी। मोनिका की हमेशा से ये इच्छा रहा करती थी कि वो बहुत सुंदर कपड़े पहने और हंसी खुशी रहे। एक दिन मोनिका अपनी दोस्त रश्मि के साथ खेल रही थी। तभी मोनिका बोलती है, अरे वाह रश्मि, तुम्हारे कपड़े तो बहुत ही सुंदर हैं। क्या ये कपड़े नए हैं? हाँ, ये नए कपड़े हैं। आज ही तो मेरे पापा मेरे लिए कपड़े खरीद कर लाए हैं। देखो, ये बहुत महंगे हैं। रश्मि और मोनिका बात कर ही रही थी कि तभी रश्मि की माँ वहाँ पर आ जाती हैं और वो बोलती हैं, अरे इतनी बार तुझे समझाया है रश्मि, तो इस लड़की के साथ मत खेला कर। जरा इसके कपड़े तो देख, कितने गंदे और फटे पुराने हैं। और फिर उसकी माँ मोनिका से बोलती है, और तू लड़की, अगर मेरी बेटी रश्मि के साथ दोबारा तुझे खेलते हुए देख लिया ना, तो तेरी तो खैर नहीं, समझ गई? ऐसा कहकर वो अपनी बेटी को खींचकर वहाँ से अपने घर लेकर चली जाती हैं। अब मोनिका बहुत ही दुखी होकर अपनी दोस्त नदी के पास जाती है और वहाँ पहुँचकर रोते हुए कहती है, मेरे कपड़े गंदे होने के कारण रश्मि की मम्मी को रश्मि का मेरे साथ खेलने से ऐतराज है। वो उसे मेरे पास से खींच कर लेकर चली गई। क्या ये मेरी गलती है कि मैंने गरीब परिवार में जन्म लिया? क्या मेरी किस्मत में अच्छे कपड़े पहनने का हक नहीं है? ऐसा बोलकर मोनिका रोती रहती है। इतने में ही आकाश से बिजली के चमकने की और गरजने की जोरदार आवाज आती है। आवाज को सुनकर मोनिका डर के मारे जल्दी से घर पर पहुंच जाती है। घर जाकर वो एक कंबल में छुप जाती है। थोड़ी और आवाज होने पर मोनिका डरते डरते कंबल से बाहर की तरफ देखती है तो मोनिका को हवा में उड़ती हुई एक खूबसूरत परी दिखाई देती है। वो देखकर मोनिका और भी ज्यादा डर जाती है और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है कि तभी वो परी मोनिका के पास आकर उससे कहती है, मोनिका डरो मत, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। आज के बाद तुम कभी भी दुखी मत होना। ये लो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी से वहाँ 3 जादुई गाउन को प्रकट कर देती है। मोनिका उन गाउन की खूबसूरती को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर मोनिका कहती है, अरे वाह, इतने सुंदर गाउन है। क्या ये सब मेरे लिए है परी जी? हाँ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है मोनिका। फिर वो परी तीनों जादुई गाउन मोनिका को देकर कहती है, ये जादुई 3 गाउन हैं। इन्हें पहनने के बाद तुम्हारी कोई भी इच्छा पल भर में पूरी हो जाएगी। मोनिका उन तीनों गाउन में से एक जादुई गाउन पहन लेती है, जो पहनते ही मोनिका भी किसी परी से कम नहीं लगती और वो आकाश में उड़ भी सकती थी। इसलिए मोनिका वो जादुई गाउन पहनकर आकाश में एक राउंड लगाकर आती है और फिर वो वहाँ से वापस आकर परी से बोलती है, अरे वाह परी जी, इस गाउन को पहनकर मैं पक्षियों की तरह आकाश में उड़ सकती हूँ। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये हुर्रे! ऐसा कहकर
देखकर मोनिका खुशी से नाचने लगती है। तभी परी कहती है, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम अपना दूसरा गाउन पहनकर देखो, तुम्हें और भी ज्यादा मजा मिलेगा। परी के इतना कहते ही मोनिका दूसरा जादुई गाउन पहन लेती है। दूसरे गाउन को पहनते ही वहाँ पर बहुत सारे चॉकलेट्स, कैंडीज और स्वीट्स प्रकट होते हैं। ये सब देखकर मोनिका और भी ज्यादा खुश हो जाती है और वो परी से कहती है, अरे वाह, ये सब तो देखकर मुझे और भी ज्यादा मजा आ गया। ये सब देखकर मोनिका बहुत ही ज्यादा खुश होती है, पर अगले ही पल वो दुखी होकर बोलती है, इतने सारे चॉकलेट्स और स्वीट्स तो मैं अकेले नहीं खा सकती। अगर मेरी दोस्त रश्मि भी मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता। मेरे गंदे कपड़े होने की वजह से उसकी मम्मी ने मेरे साथ खेलने के लिए उसे मना कर दिया और उसे खींचकर मेरे पास से ले गई। अरे मोनिका, तुम बिल्कुल भी किसी बात की चिंता मत करो। चलो ये लो तुम्हारा तीसरा जादुई गाउन, अब तुम इसे पहनो। उसके बाद मोनिका अपना तीसरा जादुई गाउन पहनती है। गाउन को पहनते ही मोनिका के सामने उसकी दोस्त रश्मि प्रकट हो जाती है। रश्मि को अपने सामने देखकर मोनिका की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। मोनिका रश्मि को बहुत सारे चॉकलेट्स और स्वीट्स देती है। उसे खाकर दोनों बहुत मजे करती हैं। फिर मोनिका परी से कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ परी जी। क्या ये जादुई 3 गाउन हमेशा मेरे पास रहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, ये तीनों गाउन हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे। इतना सुनते ही मोनिका खुशी से उछलने और नाचने लगती है। याहू! ये सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच परी जी। फिर मोनिका खुशी से नाचने लगती है। ये देखकर उसकी सहेली रश्मि उससे बोलती है, अरे वाह मोनिका, तुम्हारे गाउन तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर मेरी मम्मी तुम्हें ऐसे देखेंगी तो वो जरूर मुझे तुमसे दोस्ती करने को कहेंगी। इतने में वहाँ पर मोनिका की माँ उर्मिला आ जाती है और मोनिका को देखकर चौंक जाती है और उससे कहती है, अरे मोनिका बेटा, क्या कर रही है तू? किससे बात कर रही है बेटा? घबराओ मत मोनिका, तुम्हारे इन जादुई गाउन को और मुझे तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं देख सकता। अच्छा तो फिर ठीक है। पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी परी जी। अरे जवाब क्यों नहीं देती मोनिका? किससे बात कर रही हो? सुबह हो गई है, चलो अब उठो भी बेटा। मोनिका के अब नींद से उठने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उठने के बाद वो पूरे घर में अपने जादुई 3 गाउन को ढूंढती है। तभी उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, क्या हुआ है? तुम पूरे घर में पागलों की तरह क्या ढूंढ रही हो? लेकिन मोनिका अपनी माँ की सारी बातों को अनसुना करके पूरे घर में गाउन ढूंढती रहती है। वो आखिर में अपने घर से बाहर आकर देखती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। फिर मोनिका निराश होकर अपनी दोस्त नदी की तरफ देखती है। फिर मोनिका जल्दी से दौड़ते हुए नदी के पास जाती है। नदी के पास पहुंचकर वो देखती है कि नदी में उसके तीनों के तीनों जादुई गाउन रखे हुए थे। उन गाउन को नदी में देखकर मोनिका के मन में संतुष्टि आती है और फिर मोनिका मन ही मन उस परी को धन्यवाद कहती है और फिर उन तीनों जादुई गाउन को लेकर मोनिका अपने घर लेकर चली जाती है और हंसी खुशी उन गाउन्स के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। केशवपुर नाम के एक गांव में आलिया नाम की एक लड़की रहा करती थी। आलिया बहुत गरीब थी
वो किसी तरह से अपना खर्च चलाती थी। फिर एक दिन आलिया जब काम की तलाश में कहीं जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक सोने से भरी पोटली दिखाई देती है। उस पोटली में ढेर सारे सोने के सिक्के थे। ये देखकर आलिया बिल्कुल हैरान रह जाती है। फिर आलिया कहती है, अरे इतने सारे सोने के सिक्के किसके हो सकते हैं? यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। मैं यहीं पर रुककर इंतजार करती हूँ। ये पैसे जिसके भी होंगे वो उसे वापस लेने जरूर आएगा और मैं उन्हें वापस कर दूंगी। आलिया उन सोने के सिक्कों को देने के लिए उस व्यक्ति का इंतजार करने लगती है जिसकी ये पोटली होती है। आलिया वहीं शाम तक इंतजार करती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता है। फिर आलिया कहती है, अब मैं क्या करूँ? ये पोटली किसकी हो सकती है? मैं ये पोटली किसे दूँ? मैं काम करती हूँ। मैं इन सोने के सिक्कों को यहीं पर रख कर घर चली जाती हूँ। ये सिक्के जिसके भी होंगे वो आएगा और अपने सिक्के लेकर चला जाएगा। आलिया गरीब तो थी, लेकिन आलिया लालची नहीं थी। आलिया एक बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की थी। इसलिए आलिया उस सोने के सिक्के की पोटली को जमीन पर रख कर घर जाने लगती है। आलिया जैसे ही जाने वाली होती है, तभी उस पोटली में से एक परी प्रकट होती है और आलिया से बोलती है, आलिया तुम एक बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की हो। अगर तुम चाहती तो इस पोटली को अपने पास रख सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। आलिया, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही गरीब हो, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर की छुपी हुई सच्चाई को देखना चाहती थी। तुम एक बहुत ही सच्ची और ईमानदार लड़की हो। इसलिए बताओ आलिया कि मैं तुम्हें क्या उपहार दूँ? तुम्हें क्या चाहिए? परी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं आलिया, मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश होकर तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी, आपका जो भी दिल करे आप मुझे दे दीजिए। ठीक है आलिया, तुम मेरे साथ मेरे परिदेश चलो। वहाँ पर मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा उपहार दूंगी। फिर परी आलिया को अपने परीलोक लेकर जाती है। वहाँ पर एक पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत ही सुंदर सुंदर सोने और चांदी के ड्रेस लगे हुए थे। आलिया, ये देखो, ये हमारे परीलोक का जादुई सोने और चांदी के ड्रेस का पेड़ है। इस पेड़ से तुम जो भी मांगोगी, ये जादुई पेड़ तुम्हें सब कुछ देगा। परी, आप बहुत ही अच्छी परी हैं, जो हम जैसे गरीबों की मदद करती हैं। फिर परी जादुई सोने चांदी के ड्रेस के पेड़ को आलिया के घर के बाहर लगा देती हैं। परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है आलिया, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। अगर तुम्हें मेरी जब भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी। इतना बोलकर परी वहाँ से अपने परीलोक चली जाती है। फिर एक दिन आलिया उस जादुई सोने चांदी के ड्रेस के पेड़ से बोलती है, हे जादुई सोने चांदी के ड्रेस के पेड़, तुम मुझे पैसे दे दो। आलिया के इतना बोलते ही आलिया के सामने ढेर सारे पैसे प्रकट हो जाते हैं। आलिया ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उन पैसों से आलिया एक दुकान खरीदती है। फिर आलिया उन पैसों से एक बहुत ही बड़ी कपड़ों की दुकान खोलती है। कपड़ों की दुकान से आलिया की बहुत ही अच्छी कमाई होने लगती है। फिर आलिया जादुई पेड़ से सोने चांदी की ड्रेस मांगती है और उन ड्रेसेस को दुकान में बेच दिया करती थी। इस वजह से आलिया को बहुत ही अच्छा पैसा मिलने लगा था। देखते ही देखते आलिया बहुत ही बड़ा घर बनवा लेती है। जादुई सोने चांदी के ड्रेस के पेड़ की वजह से आलिया बहुत ही अमीर बन चुकी थी। आलिया के पास एक बहुत ही बड़ा घर हो चुका था और उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। आलिया पहले से बहुत ही खुशहाल जीवन जीने लगती है।
लेकिन उसके गांव में रहने वाली रिया से उसकी खुशी देखी नहीं जाती। रिया को कहीं से पता चल जाता है कि आलिया के पास एक जादुई सोने चांदी के ड्रेस का पेड़ है। तब से रिया उस जादुई सोने चांदी के ड्रेस के पेड़ को चुराने के लिए सोचने लगती है। अगर मैं आलिया के जादुई सोने चांदी के ड्रेस के पेड़ को चुरा लूंगी तो आलिया फिर से पहले जैसी गरीब बन जाएगी। फिर वो जादुई सोने चांदी के ड्रेस का पेड़ मेरे पास होगा। मैं उस जादुई सोने चांदी के ड्रेस के पेड़ से ढेर सारे पैसे और गहने मांगूंगी। फिर मैं उस आलिया से भी बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। फिर शाम होने के बाद रिया उस जादुई सोने चांदी के ड्रेस के पेड़ के पास जाती है। अरे ये जादुई सोने चांदी के ड्रेस का पेड़ कितना सुंदर है। फिर रिया जादुई सोने चांदी के ड्रेस के पेड़ में से एक जादुई सोने का ड्रेस तोड़कर अपने घर लेकर चली जाती है। हे भगवान, मैं उस जादुई सोने चांदी के ड्रेस के पेड़ को कैसे उठाकर लाती। अच्छा होगा कि मैं उस जादुई सोने चांदी के ड्रेस के पेड़ को जला दूं। जादुई ड्रेस के पेड़ पर कितने अच्छे अच्छे सोने चांदी के ड्रेस उगते हैं। जादुई सोने चांदी के ड्रेस का पेड़ मेरे घर तो नहीं आ सकता है, तो मैं उस जादुई सोने चांदी के ड्रेस के पेड़ को ही जला दूंगी, जिससे आलिया फिर से गरीब बन जाएगी। फिर रिया अपने हाथ में एक जलती हुई मशाल को लेकर जादुई सोने चांदी के ड्रेस के पेड़ को जलाने के लिए चल देती है। रिया जैसे ही जादुई सोने चांदी के ड्रेस के पेड़ को जलाने वाली होती है कि तभी रिया के बाल बहुत ही छोटे छोटे हो जाते हैं और वो टकली हो जाती है। अरे इस जादुई ड्रेस के पेड़ ने तो मेरे बाल ही काट दिए। अब मैं बहुत ही बदसूरत दिख रही हूँ। अरे मैं टकली कैसे हो गई? अब मैं क्या करूँ? अगर मैं जादुई पेड़ के पास थोड़ी देर और रुकी तो ये तो मेरी जान ही ले लेगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से रफू चक्कर हो जाती हूँ। इतना बोलकर रिया वहाँ से अपने घर की तरफ भाग जाती है। फिर रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और रिया हमेशा के लिए सुधर जाती है। फिर उस दिन के बाद से रिया कभी भी किसी को परेशान नहीं करती है। फिर रिया आलिया से भी अपनी गलती की माफी मांगती है और आलिया रिया को माफ कर देती है। जादुई सोने चांदी के ड्रेस के पेड़ की वजह से आलिया का पूरा जीवन ही बदल जाता है। फिर आलिया एक खुशहाल जीवन जीने लगती है। कानपुर नाम के एक गांव में नेहा अपनी छोटी बहन नायरा और अपनी माँ सुमन के साथ रहती थी। उसकी माँ सुमन दूसरों के घरों में काम करती थी और उसी से अपने घर का गुजारा करती थी। दोनों बहनें गांव के ही स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। एक दिन उनकी माँ सुमन की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, इसीलिए वो काम पर भी नहीं जा पाती। नेहा बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है बेटा। मैं काम पर भी नहीं जा सकती अभी, ऊपर से घर का खर्चा भी है। बेटा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। नेहा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। बेटा, मैं सोच रही हूँ कि जहाँ मैं काम करने जाती हूँ, अब से तू जाकर वहाँ काम करे, तभी हमारे घर का खर्चा चल सकता है बेटा, नहीं तो हम सब भूखे मर जाएंगे। काम तो ठीक है माँ, लेकिन मैं स्कूल कैसे जाऊँगी? देख बेटा, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक तू कुछ दिनों तक काम कर ले, लेकिन जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो तू काम छोड़ देना और अपनी पढ़ाई करना बेटा। लेकिन माँ, इससे तो मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, तो एक काम कर, जाकर अपनी पढ़ाई ही कर, हम सब भूखे मर लेंगे। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत बोलो, मैं कल से ही काम पर जाती हूँ। जब आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक हो जाएगी उसके बाद मैं पढ़ाई कर लूँगी माँ। उसके बाद अगले दिन सुमन नेहा को लेकर काम पर जाती है। अरे ये कौन है? किसको लेकर आई है तू आज? मालकिन, ये मेरी बेटी नेहा है।
मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है मालकिन, मैं काम नहीं कर पाऊंगी अभी, इसीलिए कुछ दिन मेरी बेटी काम करेगी। इसको काम वाम आता भी है? हाँ मालकिन, ये बहुत अच्छा काम करती है, आपको शिकायत का मौका भी नहीं देगी। हाँ हाँ ठीक है। सुन लड़की, जल्दी से काम पर लग जा। बेटा तुम आराम से काम करना, मैं चलती हूँ। सुमन वहाँ से चली जाती है और नेहा काम पर लग जाती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन, माँ मेरे स्कूल की फीस भरनी है, आप मुझे पैसे दे दो माँ। बेटा अभी तो मेरे पास पैसे है ही नहीं। सुमन बेटा तुम एक काम करो, मालकिन से कुछ पैसे एडवांस ले लो, नायरा की फीस भरनी बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है माँ, आज मैं मालकिन से बात करती हूँ। नेहा अपने काम पर चली जाती है और मालकिन से बोलती है, मालकिन मुझे इस महीने की सैलरी एडवांस में दे दीजिए, मुझे अपनी छोटी बहन की स्कूल की फीस भरनी है। अरे तुम भिखारियों को और कोई काम नहीं होता क्या? जब देखो पैसा पैसा करते रहते हो। सुन लड़की, आज मेरी कुछ सहेलियाँ आने वाली हैं, इसीलिए खाने में आज अच्छे अच्छे आइटम्स बना और साफ सफाई बहुत अच्छे से करनी है आज। अगर सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया तो शाम को मैं तुझे पैसे देती हूँ। मालकिन की ये बात सुनकर नेहा बहुत खुश हो जाती है और काम पर लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी सहेलियाँ उसके घर पर आती हैं। ओह वाह, तुम्हारा घर देखो कितना चमक रहा है। उसकी एक सहेली का नाम रज्जो था। रज्जो बहुत ही लालची औरत थी। मुझे वॉशरूम जाना था। नेहा इधर आ जल्दी, इन्हें वॉशरूम लेकर जा। नेहा रज्जो को वॉशरूम लेकर जाती है। तभी उसे चमकती हुई हीरे की अंगूठी दिखाई देती है। ओह माय गॉड, कितनी सुंदर अंगूठी है। मैं जल्दी से इस अंगूठी को अपने पर्स में रख लेती हूँ। रज्जो उस अंगूठी को अपने पर्स में छुपा लेती है और बाहर आकर चुपचाप बैठ जाती है। अरे तुम्हें पता है, मेरी एनिवर्सरी पर मेरे पति ने मुझे हीरे की अंगूठी दी है। तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। मालकिन अपने कमरे में जाती है और अंगूठी ढूंढती है, लेकिन उसे अंगूठी कहीं भी नहीं दिखती। अरे मेरी हीरे की अंगूठी कहाँ गई? यही तो रखी थी मैंने। मालकिन हर जगह अपनी अंगूठी ढूंढती है, लेकिन उसे अंगूठी कहीं भी नहीं मिलती। अरे क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अरे यार, मेरी अंगूठी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, तूने इस काम वाली को कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है। मैं पक्का बोल रही हूँ, अंगूठी इसी ने चुराई होगी। लगता है तुम सही बोल रही हो, ये कई दिनों से मुझसे पैसे भी मांग रही है। नेहा की बच्ची इधर आ जल्दी। डरती डरती नेहा अपनी मालकिन के पास आती है। क्या हुआ मालकिन? इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, तो जल्दी से साफ साफ बता, मेरी अंगूठी कहाँ है? अंगूठी? कौन सी अंगूठी मालकिन? मुझे किसी अंगूठी के बारे में नहीं पता। मालकिन नेहा को एक जोरदार चांटा मारती है। मुझे गुस्सा मत दिला, मेरी अंगूठी कहाँ है जल्दी बता। मालकिन, मैंने आपकी कोई अंगूठी नहीं देखी, मेरा यकीन कीजिए मालकिन। निकल जा मेरे घर से, चोर कहीं की। अगर मुझे भनक भी पड़ी कि तूने मेरी अंगूठी चुराई है, तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रोते रोते नेहा वहाँ से चली जाती है और एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। मेरी बहन कितनी खुश हो रही थी कि मैं उसके लिए आज शाम को पैसे लेकर आऊंगी। अब मैं अपनी बहन की फीस कैसे भरूंगी? मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया और मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम भी लगा दिया। नेहा जोर जोर से रोने लग जाती है कि तभी नदी के अंदर से एक जल परी बाहर आती है। क्या हुआ लड़की, तुम रो क्यों रही हो? नेहा उस जल परी को वो सारी बातें बताती है। बेटा, तुम्हारे परिवार के प्रति इतना प्रेम देखकर मैं बहुत खुश हूँ।
तुम सच में एक बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे पता है बेटी कि तुमने कोई भी चोरी नहीं की। उसके बाद जल परी अपने जादू से एक सोने का लहंगा प्रकट करती है। तुम्हें देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई, इसीलिए ये सोने का लहंगा अब से तुम रख लो। ये तुम्हारी सारी समस्याएं दूर कर देगा। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जल परी जी। उसके बाद जल परी वहाँ से चली जाती है और नेहा वो सोने का लहंगा लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है। हे जादुई लहंगे, मुझे मेरी बहन की स्कूल की फीस भरनी है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। नेहा के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारे पैसे प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब जादुई सोने के लहंगे की मदद से उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे नेहा और उसका परिवार बहुत अमीर हो जाता है और अब नेहा और उसकी बहन दोनों स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। एक दिन रज्जो नेहा को देख लेती है और सीधा उसके पास जाती है। अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो शिखा के घर पर काम करती थी? तुम तो एक नौकरानी थी ना, फिर तुम इतनी अमीर कैसे हो गई? भोली भाली नेहा रज्जो को जादुई सोने के लहंगे वाली बात बता देती है। रज्जो भागी भागी शिखा के घर जाती है और उसे नेहा के अमीर होने के बारे में सब बता देती है। अरे मुझे तो पता ही था, उस लड़की ने जरूर मेरी अंगूठी चुरा कर ही ये सब हासिल किया होगा। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शिखा रज्जो के साथ नेहा के घर पर पहुंच जाती है। रज्जो चुपके से नेहा के कमरे में जाकर उसका जादुई लहंगा चुराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से लहंगे के अंदर से करंट निकलने लगता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। रज्जो की आवाज सुनकर सभी लोग कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि लहंगा रज्जो को करंट दे रहा था और उससे कह रहा था, जब तक तू सच नहीं बताएगी तब तक मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शिखा शिखा, तुम्हारी अंगूठी मैंने चुराई थी। शिखा शिखा, मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हारी अंगूठी मेरे पास है। शिखा देखो देखो लहंगे, मैंने सब कुछ बता दिया, सब कुछ सच सच बता दिया मैंने। जादुई सोने का लहंगा रज्जो को छोड़ देता है। गुस्से में शिखा रज्जो को एक जोरदार चांटा मारती है। चोर कहीं की, मेरी अंगूठी तूने चुराई और चोरी का इल्जाम मैंने इस मासूम पर लगाया। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया था। शिखा तुरंत पुलिस को फोन करती है। पुलिस रज्जो को जेल में डाल देती है। उसके बाद नेहा और उसकी माँ और बहन सभी खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं।